बिहार नमन का संपूर्ण बिहार, इसमें टू इन वन है, मतलब इसमें जो है स्टैटिक्स के साथ करंट अफेयर भी है। ये बुक हम लोग पूरा कवर करेंगे इस सीरीज़ में, जो बिहार नमन पब्लिकेशन की है। इसमें बिहार की हिस्ट्री, बिहार में किसान और जनजातीय आंदोलन अलग से, उसके बाद बिहार का भूगोल, बिहार में खनिज संसाधन इसमें स्पेसिफिक करके दिया हुआ है, बिहार में वन संसाधन, आर्द्र भूमि, ऊर्जा संसाधन, भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला संस्कृति, फिल्म उद्योग का इतिहास, विकास, भविष्य, खेल, प्रेस और आधुनिक शिक्षा, शिक्षा संस्थान, साहित्य, धार्मिक स्थल और पर्यटन, सामाजिक विकास, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 को भी इंक्लूड किया गया और बजट को भी। उसके बाद आर्थिक स्थिति, विकास, नीतिगत जो भी दिशा, उसके बाद योजनाएं जो भी हैं करंट अफेयर के साथ, परिवहन, संचार, आपदा प्रबंधन और जो भी इसमें प्रमुख व्यक्तित्व है उसको बताया गया। उसके बाद PYQs है और उसके बाद कैबिनेट मंत्रियों की सूची है 2025 के अकॉर्डिंग। इस सबको कवर करेंगे। पहला चैप्टर है बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार का इतिहास। बिहार का नाम संस्कृत शब्द बिहार से उत्पन्न हुआ है, विहार से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है आवास या विश्राम स्थल, यानी विहार का मतलब है आवास या विश्राम स्थल। प्राचीन काल में यह क्षेत्र बौद्ध भिक्षुओं के ध्यान, विहार जो था प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं के ध्यान, साधना और निवास के प्रमुख केंद्रों के रूप में प्रसिद्ध था। इन बौद्ध मठों को विहार कहा जाता था, जो समय के साथ अपभ्रंश होकर बिहार बन गया। बिहार का इतिहास पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी वृत्तांतों के आधार पर अत्यंत समृद्ध और विविध है, यानी बिहार के इतिहास के स्रोत जो है साहित्यिक है, पुरातात्विक है और विदेशी वृत्तांत है। यह क्षेत्र न केवल धार्मिक और दार्शनिक केंद्र रहा है, बल्कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के साथ भारत के राजनीति और सांस्कृतिक इतिहास का केंद्र भी रहा है। यानी कि ये सिर्फ जो है दार्शनिक केंद्र या धार्मिक केंद्र ही नहीं रहा है, मगध का जो साम्राज्य था वो भी हमारे बिहार में ही था, इसे राजनीतिक केंद्र भी कहा जा सकता है इसको। ऐतिहासिक स्रोत। बिहार के प्राचीन इतिहास का अध्ययन निम्नलिखित स्रोतों के आधार पर किया जाता है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें कौन कौन से आएंगे, जिसमें आएंगे अभिलेख आ जाएंगे, पुरातात्विक स्थल आएंगे, सिक्के और मुहरे आएंगे। जैसे अभिलेख में हो जाएगा लोरिया नंदगढ़ अभिलेख, लोरिया अरेराज अभिलेख, रामपुरवा अभिलेख, सिंघल द्वीपीय बौद्ध भिक्षु महामना द्वितीय का बौद्ध गया अभिलेख। पुरातात्विक स्थल में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए स्थल, जैसे बसाड़ बोधि मंदिर, बड़गांव नालंदा महाविहार, घोसरवा गांव बिहार शरीफ में। सिक्के और मुहरे में आहत पंचमार सिक्के, गुप्तकालीन सिक्के, बसाड़ वैशाली से प्राप्त मुहरे, जिसमें महादेवी ध्रुव वामिनी की मुहर है। काल जो देखें अगर, तो इससे पहले हम देखेंगे दूसरे स्रोत, साहित्यिक स्रोत। वैदिक साहित्य, रामायण, बौद्ध और जैन साहित्य, इसके बाद आएंगे धर्मेत्तर साहित्य, मध्यकालीन साहित्य। तो सबसे पहले आएगा वैदिक साहित्य। ऋग्वेद, कीकट, ऋग्वेद में कीकट या फिर प्रमगंड क्षेत्र का उल्लेख है। उसके बाद यजुर्वेद में विदेह राज का उल्लेख है, यजुर्वेद में विदेह राज का उल्लेख है, किसमें है, यजुर्वेद में है। अथर्ववेद में अंग और व्रात से शब्द का उल्लेख है, अंगराज का अथर्ववेद में, व्रात शब्द का। रामायण मलद और करुणा शब्दों का प्रयोग संभवतः गंगा के दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र बक्सर के लिए किया गया है, यानी रामायण में जो शब्द आया है मलद वो आया है बक्सर के क्षेत्रों के लिए। बौद्ध और जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन साहित्य में भगवती सूत्र। धर्मेत्तर साहित्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का अष्टाध्यायी। मध्यकालीन साहित्य में तारीख है फिरोज शाही बर्नी का है, तुजू के फिरोज शाही बाबर का है और अकबर नामा अब्दुल फजल का, यानी तारीख के फिरोज शाही बर्नी का, तुजू के बाबरी बाबर का और अकबर नामा, इन तीनों से क्या मिलता है, इसके स्रोत हैं इतिहास के। विदेशी वृत्तांत में मेगास्थनीज, फाहियान, हुएन सांग, इतिसन, उसके बाद है डिमोक्लिस, युवानच्वांग और जैसे यात्रियों के विवरण बिहार के इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण है। बिहार के इतिहास का वर्गीकरण। बिहार के इतिहास को पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निम्नलिखित कालों में विभाजित किया गया। पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है 1 लाख से 12,000 ईस्वी पूर्व, पूरा पाषाण काल 1 लाख से 12,000 ईस्वी पूर्व। औजारों के अवशेष जो पूरा पाषाण काल के हैं वो मिले हैं मुंगेर के भीमबांध से, गया के जेठियान से और नालंदा से। पूरा पाषाण काल के अभिलेख मुंगेर, गया, नालंदा, मुंगेर के भीमबांध से, गया के जेठियान से और नालंदा से। और इसके औजार प्रमुख है चॉपर, चॉपिंग औजार। मध्य पाषाण काल 12,000 से 6,000 ईस्वी पूर्व।
पूरा पाषाण काल 1,00,000 से 12,000 ईस्वी पूर्व, मध्य पाषाण काल 12,000 से 6,000, नव पाषाण काल 7,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व, हड़प्पा युग 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व, ताम्रपाषाणिक युग 2000 से 700 ईस्वी पूर्व। पूरा पाषाण काल का प्रमुख औजार चॉपर चॉपिंग, मध्य पाषाण काल का औजार माइक्रोलिथिक टूल और नव पाषाण का हड्डी से निर्मित औजार। हड़प्पा में जो भी थे के साक्ष्य काले और लाल मृदभांड के अवशेष मिले हैं और ताम्रपाषाण में चिरान, चेचर, मनेर, सोनपुर से मिले हुए हैं। पूरा पाषाण काल में मुंगेर, गया, नालंदा से मिले हैं। मध्य पाषाण काल में मुंगेर जिला से अवशेष प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल के अवशेष मुंगेर जिला से मिले, यानी कि पूरा पाषाण और मध्य पाषाण दोनों का मुंगेर से मिला है। नव पाषाण का जो अभिलेख है नव्य पाषाण का जो क्या कहते हैं जो भी अवशेष है वो चिरान, सोनपुर, चेचर, मनेर से मिला है। चिरान सोनपुर कहाँ पे सारण, चेचर वैशाली और मनेर पटना से मिले हैं। हड़प्पा के साक्ष्य काले और लाल मृदभांड के अवशेष हैं और ताम्रपाषाण युग में चिरान, चेचर, सोनपुर, मनेर, यानी ताम्रपाषाण और नवपाषाण दोनों चिरान, सोनपुर, चेचर, मनेर हैं। आधे ऐतिहासिक काल, पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य उपलब्ध, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। यानी आधे ऐतिहासिक जो काल है उसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। पत्थर और धातु के औजारों का उपयोग किया जाता था उस टाइम पे। और सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल से संबंधित है आगे ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल का विवरण और स्रोत। बिहार क्षेत्र का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण यानी कि विधेय माधव की कहानी में मिलता है। बिहार क्षेत्र का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख तबकात नासरी में मिलता है। बिहार क्षेत्र का शतपथ ब्राह्मण में, बिहार शब्द का तबकात नासरी में जो 1203-4 में मिन्हाज सुराज द्वारा लिखी गई थी। मगध शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मगध शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रारंभिक साहित्य रामायण, महाभारत, पुराण। प्रारंभिक साहित्य कौन से हैं? रामायण, महाभारत, पुराण। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक। जैन साहित्य भगवती सूत्र और धर्मेत्तर निकाय, अर्थशास्त्र और अष्टाध्याय। अर्थशास्त्र कौटिल्य का, अष्टाध्याय पाणिनि का। मध्य पाषाण कालीन साहित्य तब तारीख फिरोज शाही, तुजु के बाबरी और अकबर नामा। वैदिक काल और बिहार। वैदिक काल जो है वो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इस काल में लेखन सामग्री का विकास नहीं हुआ था। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक इस काल की जानकारी के स्रोत है। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक। पूर्वी भारत को आर्यों का विस्तार उत्तर वैदिक काल में हुआ। पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार उत्तर वैदिक काल में हुआ। बिहार में यह विस्तार 1000 से 800 ईस्वी के बीच में हुआ। लोहे का उपयोग भी 1000 से 800 ईस्वी पूर्व किया गया, जिसमें जंगल साफ करने और बस्तियां बसाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण याज्ञवल्क्य द्वारा लिखा गया। याज्ञवल्क्य ने लिखा था शतपथ ब्राह्मण को। शतपथ ब्राह्मण को किसने लिखा था? याज्ञवल्क्य ने। आर्यों के बिहार आगमन, विदेह, माधव, गौतम, रघुगण और गंगा घाटी में लौह उपकरणों का उल्लेख मिलता है इसमें शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में क्या मिलता है? तो पहला मिलता है आर्यों का आगमन, दूसरा विधेय माधव, गौतम, रघुगण और गंगा घाटी में लोहे के उल्लेख का उपकरण। दूसरा विधेय माधव का उल्लेख किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में। गौतम, रघुगण का उल्लेख किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। गंगा घाटी में लौह उपकरणों का उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद राजा जनक के संरक्षण में रचित था। बृहदारण्यक उपनिषद जो है राजा जनक के संरक्षण में लिखा गया और यह याज्ञवल्क्य, गार्गी और याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवादों का वर्णन है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य, गार्गी और याज्ञवल्क्य मैत्रेय के संवादों का वर्णन है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिहार में महाजनपद का और गणराज्य। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद और 10 गणराज्य का उदय हुआ। 16 महाजनपद और 10 गणराज्य का उदय हुआ। ये 3 महाजनपद इसमें से बिहार में थे, अंग, मगध और बज्जी। अंग महाजनपद का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अंग महाजनपद का पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है और ब्रात शब्द का भी पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। विस्तार बिहार के पूर्वी भाग से बंगाल की खाड़ी तक। बिहार के पूर्वी भाग से बंगाल की खाड़ी तक जो है वो कौन सा है? वो है अंग महाजनपद। इसकी राजधानी चंपा है। वर्तमान भागलपुर और मुंगेर के निकट चंपा।
क्षेत्र जो है इसमें कौन कौन अंग में आता था? वीरभूम, मानभूम, संथाल परगना और मुर्शिदाबाद। संथाल परगना महा अंग में ही आता था, मुर्शिदाबाद भी अंग में ही आता था। वीरभूम, मानभूम, संथाल परगना और मुर्शिदाबाद। संस्थापक राजा बलि के पुत्र अंग। महाभारत और पुराणों के अनुसार इसकी स्थापना राजा बलि के पुत्र अंग ने की थी। वास्तुकार कौन था अंग का? महागोविंद। बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय के अनुसार अंग महाजनपद का वास्तुकार कौन था? महागोविंद थे। इतिहास मगध के साथ लंबे समय तक प्रभुसत्ता के लिए संघर्ष हुआ है अंग का। अंततः मगध ने अंग को अंतिम शासक बृहद्रथ को हरा करके इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। ह्वेनसांग का उल्लेख चंपा को चंपो किया। ह्वेनसांग ने क्या किया? चंपा को चेनपो लिखा है या चेनपो कहा है। यह अंग महाजनपद का चित्र है। ये वाला एरिया है संथाल परगना, ये सहरसा वाला एरिया, मुंगेर वाला, पूर्णिया वाला एरिया। बज्जी संघ स्थापना 7वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व हुई थी। बज्जी संघ की स्थापना 7वीं और 6वीं शताब्दी से पूर्व हुई थी। राजधानी इसकी वैशाली, वर्तमान में बसाड़ गांव वैशाली। राजधानी इसकी बज्जी संघ की वैशाली, जो वर्तमान में बसाड़ गांव वैशाली में है। प्रमुख राज लिच्छवी। संघ का सभा, संघ की सभा संस्थागार भवन में होती थी। बज्जी संघ की सभा संस्थागार भवन में होती थी। इसका विस्तार चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा। बज्जी संघ का विस्तार चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा। इसका प्रसारण इसका विवरण और संस्था प्रमुख। सर्वोच्च सभा जो थी संस्था थी। सर्वोच्च सभा कौन सी थी? संस्था थी। सर्वोच्च सभा संस्था थी। न्याय महासमिति का कार्यकारी संस्था। क्या कहते हैं? न्याय महासमिति की कार्यकारी संस्था का प्रमुख कौन होता था? अशकुल होता था। कौन होता था? अशकुल। ग्राम प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? गणग्रामणी। ग्राम प्रशासन का प्रमुख गणग्रामणी। नगर प्रशासन का प्रमुख पूर्ण ग्रामिक। और सभा का अध्यक्ष जो है गण प्रमुख होता था। सभा का अध्यक्ष गण प्रमुख होता था। तीसरा है विदेह। विदेह की राजधानी थी मिथिला। विदेह का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में है। विदेह का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में है। दरभंगा के आसपास के क्षेत्रों में विदेह था। प्रसिद्ध राजा थे जनक, जिसका सिरध्वज जनक नाम है। सिरध्वज जनक जो राजा दशरथ के समकालीन थे। अंतिम राजा करल जनक या कृति जनक। अंतिम राजा कौन थे? करल जनक या फिर कृति जनक। विशेष दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध थे। दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध है विदेह। वैशाली। वैशाली का नामकरण राजा विशाल, नामकरण इसका वैशाली का राजा विशाल यानी कि इक्ष्वाकु वंश से हुआ है। उल्लेख इसके वारा, इसमें का उल्लेख कहाँ का है? वारा, नारद, मार्कंडे, भागवत पुराण में। वराह, नारद, मार्कंडे, भागवत पुराण में वैशाली का उल्लेख है। विश्व का सबसे प्रथम गणतंत्र वैशाली है। आम्रपाली नगरवधु जो बाद में बौद्ध भिक्षु बनी वो वैशाली में थी। और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन भी वैशाली में हुआ था। एक बार देख ले। अब बिहार में धार्मिक आंदोलन से पहले कुछ और बिट्स में है कि इसके संघ का सदस्य कौन कौन था। तो संघ का सदस्य कौन कौन था? लिच्छवी, विदेह, क्या कहते हैं? लिच्छवी, विदेह, मिथिला, ज्ञात्रिक, उग्र, भोग, कुरु, इक्ष्वाकु। और ये जो गणतंत्र था, शासन व्यवस्था संविधान आधारित गणतंत्र व्यवस्था थी। इसमें 77 राजाओं की सभा थी, जिसमें राजा, उपराजा, सेनापति और भंडागारिक का चुनाव होता था। अब यहाँ पे है बिहार में धार्मिक आंदोलन। तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में बिहार में वैदिक धर्म के रूढ़िवादिता के खिलाफ कई धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। यानी कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में रूढ़िवादिता के खिलाफ में कई धार्मिक संप्रदाय बने। इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म दो प्रमुख थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में। बौद्ध धर्म का देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो शाक्य कुल के कपिल वस्तु से के निवासी थे। माता का नाम महामाया था और ये कौशल वंश की थी। पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। इन्होंने गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में की थी। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में की थी। ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम में और पाली भाषा में दिया था। सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। इनकी मृत्यु यानी कि परिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में हुआ था। इनके मुख्य सिद्धांत थे त्रिरत्न।
गौतम बुद्ध ने दिए थे। बुद्ध धर्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ। 4 आर्य सत्य भी बताए थे। त्रिरत्न, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और प्रत्ययस मुदपाद। सॉरी, ये प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो रहा है। त्रिरत्न में हो गया बुद्ध धर्म और संघ। 4 आर्य सत्य में दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। कौन कौन से हो गए? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, कर्मात आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि। प्रत्यय समुत्पाद में बुद्ध के उपदेशों का सार है। ये क्या है? बुद्ध के उपदेशों का सार है। प्रमुख शासक शिष्य इसके कौन कौन से थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजित, उदयन। बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजित, उदयन। गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजित, उदयन। बौद्ध संगति को देखेंगे तो पहली बौद्ध संगति जो है 483 ईस्वी पूर्व, दूसरी 383 ईस्वी पूर्व, तीसरी 247 ईस्वी पूर्व और चौथी पहली शताब्दी में। प्रथम राजगिर, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। 483, 383, 247 एक पहली शताब्दी। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। पहला में अजातशत्रु, दूसरा में कालाशोक, तीसरा में अशोक, चौथा में कनिष्क। महाकश्यप, सर्वाकामी, मोगलीपुत्तिस, वसुमित्र, अश्वघोष। महाकश्यप, सर्वाकामी, मोगलीपुत्तिस, वसुमित्र, अश्वघोष। इनके मुख्य कार्य क्या थे? तो पहले में विनय पिटक, सूत पिटक बना। पहले में बना सूत पिटक और विनय पिटक। दूसरे में बौद्ध धर्म स्थाविर और महासांगिक में विभाजन हुआ। तीसरा में अभिधम्म पिटक की रचना हुई और चौथे में बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान का विभाजन हुआ। अब है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे और ये इसके प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिहार में हुआ था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर, जिसमें से 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें महावीर थे। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व कुंडलग्राम, वैशाली में हुआ था। यह ज्ञात्री कुल के थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व कुंडलग्राम, ज्ञात्री कुल, पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा। पत्नी का नाम क्या था इनकी? यशोदा था। इन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में किया था। और कैवल्य की प्राप्ति इन्हें 42 वर्ष की आयु में होती है। कहाँ होती है इनको? तो जिम्भ्रिक गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे होती है। उन्हें निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। निर्वाण 527 ईस्वी में इनकी प्राप्ति हुई निर्माण की, और पावापुरी नालंदा में। निर्माण की प्राप्ति 527 ईस्वी पूर्व पावापुरी नालंदा में। इन्होंने भी त्रिरत्न दिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और उनका क्या था? बुद्ध धर्म और संघ था। 5 महाव्रत दिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था। इन्होंने 5 महाव्रत, सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। और जैन धर्म में स्यादवाद, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। स्यादवाद क्या है? ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। प्रमुख ग्रंथ इसमें 14 पूर्व है, प्राचीन जैन ग्रंथ है। 14 पूर्व क्या है? प्राचीन जैन ग्रंथ है। विशेषतः ऋषभ देव और अरिस्टिनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में किस 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है? ऋषभदेव और अरिस्टिनेमी। जैन संगति। पहली जैन संगति पाटलिपुत्र, दूसरी बल्लाभी में। पहली में स्थूलभद्र, दूसरा में श्रमाश्रवण, देवर्धि श्रमाश्रवण। पहला 310 ईस्वी पूर्व में, दूसरा 512 ईस्वी में। ये ईस्वी पूर्व था, ये ईस्वी है। पहला में चंद्रगुप्त मौर्य था, दूसरे का पता नहीं। पहला में जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजन हो गया। 12 अंगों का संपादन। दूसरे में धर्म का अंतिम संकलन और लिपिबद्धता की गई इसमें। यहाँ पे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध साम्राज्य का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। क्षेत्र पटना, गया, शाहाबाद। मगध साम्राज्य का क्षेत्र पटना, गया, शाहाबाद। प्रारंभिक राजधानी जो थी मगध की राजगृह या ग्रीवज थी। इसका विस्तार उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में सोन नदी, पूर्व में चंपा नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत। फिर से याद करिए, इसका विस्तार है उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में सोन नदी, पूर्व में चंपा नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत। इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से देखेंगे, पार्ट 2 में।